हाय दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से सरशाही यूपीएससी में स्वागत है। आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब भी किया करिए। आज मगध राज्य को पढ़ाएंगे। मगध राज्य यानी मौर्य साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एंशियंट के बारे में जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है। आपको इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है और आपके क्वेश्चन के लिए, जो आंसर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। तो चलिए, हम आज टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बस एक रिक्वेस्ट आपसे करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जो आप नहीं करने वाले हैं। लेकिन मैं ऐसे ही कहता रहूँगा आपसे, आपको पता ही है मैं ऐसा कहता रहूँगा। लेकिन आप सब्सक्राइब कर देंगे तो थोड़ा फ़ायदा मुझे मिल जाएगा। मेरा गुरु दक्षिणा क्या है? सिर्फ यही है, आप उसे सब्सक्राइब करें। मगध राज्य का उत्कर्ष। एंशिएंट का क्वेश्चन बहुत आता है DSSB में, और भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप यहाँ पे ज़्यादा ध्यान रखिए कि हम इसके लिए बढ़ा रहे हैं। तो मगध का सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। मगध का जब मगध के का बनना शुरू हुआ ना, तो उसका जो सबसे पहला संस्थापक, उसका नाम था बृहद्रथ, नाम था उसका। इसकी राजधानी गिरिब्रज थी। अभी कोई वंश नहीं था बृहद्रथ के पास, बस एक उन्होंने बृहद्रथ थे जो मगध का संस्थापक कह सकते हैं आप। प्राचीन वंश के संस्थापक मगध बृहद्रथ, यही पूछेगा क्वेश्चन, बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। ये क्वेश्चन पूछता है कि भाई राजधानी बताओ इसको, तो गिरिब्रज या राजगृह। जरासंघ बृहद्रथ का पुत्र था। जरासंघ या जरासंघ, ये पूछता है क्वेश्चन। अब हर्यक वंश आता है, जो पहला वंश, एक जो लिखित वंश आपके सामने आएगा, वो उसका नाम है हर्यक वंश। इसके संस्थापक बिंबिसार होंगे। मगध की गद्दी पर बैठेगा, यानी सबसे पहले बृहद्रथ बैठेंगे, उसके बाद आप हर्यक वंश देखेंगे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। आप नाम याद रखना, नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। कभी बिंदुसार बोलेगा, कभी बिंबिसार बोलेगा। तो बिंदुसार मौर्य साम्राज्य में है, और बिंबिसार जो बिंब बनता है, बिंब, वो पहले ही बन जाता है कहाँ? हर्यक वंश में। ठीक है। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बौद्ध ग्रंथों के अनुसार में बैठा था। यानी बौद्ध ग्रंथ जो लिखा गया था 544 ईसा पूर्व में, वह बैठे कौन? बिंबिसार बैठ रहे हैं। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अभी ये सब बौद्ध, ये जो ईसा के जन्म से पहले की कहानी चलती है, ये सब चीज़ें ईसा पूर्व से लिखते हैं उसको। और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। यही बिंबिसार ही था जिसने अंग को अपने पास मिलाया। अब मुझे बताओ कमेंट में, अंग की राजधानी क्या है? ये महाजनपद था। आप मुझे बताओ अंग की राजधानी क्या है? बस अंग राज्य को अपने मगध में मिलाया था कौन? ब्रह्मदत्त को हरा दिया था। पहले उस ब्रह्मदत्त जो है अंग के राजा थे, बिंबिसार ने उनको हरा करके अपने राज्य में मगध में मिला लिया था। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण किया। राजगृह यानी गिरिब्रज जो थी, जो राजधानी थी, उसका निर्माण थोड़ा करवाया, तो लगे हाँ राजा का है ये। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाए, और बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया है। मतलब पूरी ज़िंदगी उसने राज किया है, 52 साल तक। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने, महात्मा बुद्ध अभी जीवित थे इनके समय में। यानी आपसे पूछेगा बिंबिसार के समकालीन के बारे में, तो आप तुरंत बताना महात्मा बुद्ध थे। तो महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। जीवक से संबंधित याद रखिएगा, यानी जीवक और गौतम बुद्ध और बिंबिसार, ये सब एक ही समय के हैं। ये सब मतलब वो साथ में सब है, सब समकालीन है, सभी एक ही साथ हैं। और उसके बाद अवंती के जो राजा थे प्रद्योत, जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। ये क्वेश्चन आएगा, शुश्रूषा जो है ना, क्वेश्चन आता है आपसे हिंदी में, इसको सही करने के लिए आता है कि सही लिखा है या गलत लिखा। तो कभी वो क्या करेगा? शुश्रूषा कर देगा, सामने बड़ा उक मात्रा लगा देगा और शुरू में छोटा उक मात्रा लगा देगा। जब सही करने की बात आएगी तो आपको सही करना होगा। तो ये अब देखिए, मैं हिंदी की चीज़ें भी बता रहा हूँ धीरे धीरे, ताकि क्योंकि 40 क्वेश्चन तो हिंदी के भी आते हैं भाई, तो वो भी, उसकी भी कहानी यहीं से शुरू कर रहे हैं हम थोड़ी सी, और आगे पढ़ाएंगे, हिंदी को भी पढ़ाएंगे हम, और पूरा उसको सिलेबस भी पूरा करेंगे। फिर हम उसके बारे में थोड़ा सा जो टेस्ट भी लगाएंगे, उसके टेस्ट सीरीज़ भी सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम PYQ भी सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा ध्यान देते रहिए ना इसी तरह से। तो अवंती के राजा कौन थे? प्रद्योत।
ये पांडु रोग से पीड़ित थे, तो जीवक उनके यहाँ भी गया था जिसने बिंबिसार ने भेजा था। तो आप याद रखिए कि जो अवंती के राजा प्रद्योत थे वो भी गौतम बुद्ध के समकालीन हैं, वो भी बिंबिसार के समकालीन हैं, ऐसे आपको याद रखना। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अभी जो वैवाहिक संबंध था ना, इसलिए बहुत लोगों ने इस तरह की चीज़ें, जैसे अकबर राजा थे ना, इन्होंने भी यही काम किया था। कभी राजपूतों से शादी कर रहे हैं, कभी मुसलमान से शादी कर रहे हैं, कभी किसी और राजा से शादी कर रहे हैं। वो इसीलिए कि अगर शादी कर लेंगे उनकी बेटी होगी और थोड़ा हमारा दबदबा भी रहेगा तो वो राज्य हमारे बीच में जुड़ जाएगा, वो इसीलिए काम करते थे वो। तो बिंबिसार ने सबसे पहले शुरू किया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजा सबसे पहला राजा कौन था, बिंबिसार ही था। याद, अकबर भी उसमें रहेगा, तो अकबर आपको नहीं, पहला वो नहीं रहेंगे। अकबर बहुत बाद 1556 ईस्वी में मारे अकबर, तो आपको ये ध्यान रखना है चीज़ों को। हाँ, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से शादी की। कौशल के नरेश थे प्रसेनजीत, उनकी बहन के नाम महाकोशला, तो उनसे विवाह कर लिया। वैशाली की जो चेटक की पुत्री थी चिल्लना, उनसे शादी कर लिया। मध्य प्रदेश यानी आधुनिक पंजाब में उसकी राजकुमारी क्षेमा थे, उनसे शादी कर लिया। अब देखिए, महाकोशला से कौशल जीत लिया, चिल्लना के हिसाब से उसे वैशाली जीत लिया, और क्षेमा से शादी करके मध्य प्रदेश जीत लिया जो आधुनिक पंजाब है वो। आप देखिए, ये वैवाहिक संबंध स्थापित किया जा रहा है, इसलिए वैवाहिक संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण इन सब के राजाओं के लिए रहा है। और इन्होंने मतलब लड़ाई करनी नहीं है, बस जीत लेना। वो जीतने का उन्होंने तरीका इस तरह से अपनाया था। और बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। उनके पुत्र ही, अब इसीलिए ना जो ये हर्यक वंश है, इस हर्यक वंश को बोलते हैं पितृहंता वंश बोलते हैं, यानी अपने बाप को ही मार देते थे, अपने फादर की ही मार देते थे, अपने फादर को ही, इसलिए इनको पितृहंता वंश भी कहा जाता है जब हर्यक वंश की बात आएगी। तो बिंबिसार की हत्या किसने कर दिया? अजातशत्रु ने। उनके बेटा ही थे, उनको लगा कि बाप जी ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो हटाकर उनको अपना काम करना शुरू कर दिया। वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। इसका उपनाम क्या था? कुड़िक नाम था इनका उपनाम, और वो प्रारंभ से जैन धर्म का अनुयायी था। अभी जो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हैं, ये जैन धर्म के अनुयायी नहीं है, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। लेकिन उनका बेटा जो ये अजातशत्रु है, ये जैन धर्म के अनुयायी हैं। अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया है, क्योंकि अभी तो 52 साल तक तो ये रहे, बिंबिसार थे। अब अपने बाप को उन्होंने हत्या की, मारा, उनको हटा दिया, और 32 साल तक आगे शासन करेंगे। अब इनका बेटा भी इनको मारेगा। अजातशत्रु का बेटा जो होगा, अब अजातशत्रु को भी मारेगा, क्योंकि पितृहंता ऐसे बोला जाएगा उसको। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम था वर्षकार, यानी वरसकार कह सकते हैं, या वर्षकार। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय किया। अभी वैशाली तो एक था ना, वैशाली को कैसे जीता था उन्होंने? चिल्लना से शादी कर लिया था, चिल्लना से शादी करके वैशाली जीता था। और तो इन्होंने कैसे किया? इन्होंने, उनका मंत्री था वर्षकार या वरसकार, की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। जैन ग्रंथों से पता चलता है कि लिच्छवियों से युद्ध में अजातशत्रु ने प्रथम बार रथमूसल, ये जो रथमूसल है ना, पहले आधुनिक जो टैंक होते हैं ना, आधुनिक टैंक अभी जो देखते हैं ना टैंक, उसी का सामान, उसी की तरह कुछ था ये। और महाशिला जो है एक गुलेल की तरह थी, यानी मान लीजिए एक ऐसे एक पेड़ यहाँ है, एक पेड़ यहाँ है, यहाँ पे बांध दिया कुछ रबड़, इस पे ऐसे करके, अब बीच इसको खींचा तेज़ी से और यहीं पे रखिए बड़ा सा पत्थर, और तेज़ से अगर सामने से कोई आ रहा है इसको खींच के छोड़ दो, एक गुलेल की तरह जाकर काम कर रहा है ये, जा कर के उसको लगेगा बहुत तेज़ी के साथ। अब ये पेड़ भी हो सकता था, ये कोई जो है दीवार नहीं, स्तंभ कोई हो सकता है, कोई स्तंभ भी हो सकता है जिसको उन्होंने यहाँ पे गाड़ के रखा हुआ है, और फिर जाकर के वो कैटापुल्ट की तरह वो काम करते थे, वो कैटापुल्ट की तरह, यानी गुलेल की तरह। तो रथमूसल और महाशिला, ये दो ऐसे हथियार थे जिनको यूज किया था अजातशत्रु ने वैशाली को जीतने के बाद, लिच्छवियों को जीतने के लिए। और आपको पता, लिच्छवी जो थे उनके बिंबिसार के शासनकाल में नहीं आया था लिच्छवी, इसलिए ये थोड़ा यूज़ किया था इन्होंने, गुप्त हथियार का प्रयोग किया था। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा था। अभी देखा, बिंबिसार को मारा किसने? उनके बेटे अजातशत्रु ने मारा। अजातशत्रु किसने मारा? उनके ही बेटे उदयन ने मारा है। बस 3 राजा थे, तीनों में ख़त्म किया उसका काम खलास। तो उदयन ने
फिर उदयन बैठता है मगध की गद्दी पर। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की, पाटलिग्राम की स्थापना की। अभी पाटलिग्राम अपनी राजधानी लेके जाएंगे। वह जैन धर्म का अनुयायी था, ये भी जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। अब ये किसी काम का नहीं है, ज़्यादा काम का नहीं, क्योंकि उदयन का पुत्र अंतिम राजा, 4 ही राजा हुए हर्यक वंश में। नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। पहले हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश की स्थापना 412 ईसा पूर्व में हो जाएगी। तो हर्यक वंश की स्थापना कब हो रही है? 544 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। और यहाँ पे 412 ईसा पूर्व में स्थापना हो रही है, शिशुनाग वंश की स्थापना हो रही है। उसके बाद शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित कर लिया। जो शिशुनाग थे, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित। अब ये शिशुनाग थे जिन्होंने अपना, तो यहाँ पे अलग हो जाएगा थोड़ा सा। शिशुनाग वंश की स्थापना, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित कर दी है। और शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी था कालाशोक, पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। अब एक कालाशोक और शिशुनाग वंश में कालाशोक, इसके समय में एक बौद्ध संगति भी स्थापित की जाएगी, संगीति भी स्थापित की जाएगी। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन? नंदिवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदिवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद व अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। अब जाकर के मौर्य वंश की स्थापना हो रही है। ये वाला नंद वंश थोड़ा अंतिम था यहाँ पे। उसका शिशुनाग वंश का कौन था? नंदिवर्धन था। नंदिवर्धन कौन माना? नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद मारा। और अंतिम घनानंद था और सिकंदर समकालीन था। घनानंद, इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित कर दिया था और मगध पर एक नए वंश की स्थापना, मौर्य वंश की स्थापना कर डाली थी। जो सिकंदर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन तो बहुत कम आता है सिकंदर के बारे में हमारे एग्ज़ाम में, लेकिन थोड़ा सा जानना पड़ेगा, कुछ इसमें है। जैसे सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी, प्राचीन नाम विपासा, यूनानी नाम हाईफासिस के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था। यही क्वेश्चन पूछता है आपसे, कहेगा कि क्या सिकंदर भारत में कदम रखा था? आपने बोलना नहीं, क्योंकि ब्यास नदी को भारत वो डाका ही नहीं था। तो क्या भारत नहीं आया था? तो पोरस कौन था? पोरस भारत का ही था। इसका मतलब लड़ाई कर रहा भारत से, तो भारत में था। तो कभी नहीं बोलना है, हाँ बोलना है कि हाँ भारत में था। लेकिन जो नंद शासक थे, नंद वंश के शासक थे, नंद वंश को पर आक्रमण नहीं किया था। वो व्यास नदी से पहले ही, जिसको हम प्राचीन विपासा नाम से जानते हैं, उससे पहले ही वो चला गया था, वापस चला गया था। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व भारत से वापस चला गया। 325 ईसा पूर्व में स्थल मार्ग से गया था, क्योंकि 2 मार्ग था जाने का वापस, एक स्थल मार्ग और दूसरा जल मार्ग। तो भारत से ये स्थल मार्ग से गया था, ना कि जल मार्ग से। ठीक है भाई। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हो गया, 33 साल की। 33 साल की अवस्था थी उस वक्त, सिर्फ 33 साल की उम्र में ये बेबीलोन में जाकर किसकी मृत्यु हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गया था। और सिकंदर जो जल सेनापति था उसका नाम निर्याकश था। ये याद रखिएगा कि जल का जो जल नायक जो सेनापति था, जो जल सेनापति था, उसका नाम निर्याकश था। एक आते थे स्थल की तरफ से, एक आते थे जल की तरफ से। कितना बड़ा ये लोग खेल खेलते थे भाई। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीज के युद्ध या झेलम का युद्ध के नाम, यानी झेलम डाका था। बिल्कुल, झेलम कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, आपको पता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था, आपको पता है। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था, याद रखिएगा आप ये। और ये मकदूनिया का शासक था। ये इनके पिता फिलिप थे। जन्म सिकंदर को 356 ईसा पूर्व में हुआ था। 356 ईसा पूर्व में जन्म यहाँ हो रहा है, और 33 साल की अवस्था में 325 ईसा पूर्व में वापस जाते हुए 323 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। ये याद रखिए। सिकंदर का घोड़ा था, प्रिय घोड़ा बहु केफला इनका घोड़ा था, और इसी के नाम पर झेलम नदी के तट पर बहु केफला नामक नगर बसाया था इसने, क्योंकि झेलम को ही जीता था पोरस से, तो इसलिए इसको बस बना दिया था वहाँ पे। अब हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य। हमने देखा मगध का उत्कर्ष
और सिकंदर के बारे में। अब हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में, यही हमारे लिए एग्ज़ाम में आता है खूब अच्छे तरीके से। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस, ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट करिए इसके कि विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? विशाख दत्त ने लिखा है। में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल एक आशा निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया है। मुद्रा राक्षस में कहा गया है, विशाख दत्त ने कहा है मुद्रा राक्षस में कि जो ये चंद्रगुप्त मौर्य ना, वो निम्न कुल से उत्पन्न हुए थे, क्योंकि उस वक्त कुल बहुत इम्पोर्टेंट था। गणानंद को हराने में चाणक्य यानी कौटिल्य भी नाम था, विष्णुगुप्त भी नाम था। ये चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति का नाम है, ये आप याद रखिएगा। तो घनानंद को हराने में चाणक्य या कौटिल्य, विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना था। याद रखना, उनकी सहायता करने के लिए उस वक्त राजा होता, राजा का हेल्प कौन करता था? राजा के हाथ में सारी पावर हुआ करती थी, बस उसको हेल्प कौन करता? प्रधानमंत्री करता था। ठीक है, इसकी मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति, ये क्वेश्चन पूछेगा। अर्थशास्त्र एक बुक है जो राजनीति पर लिखी गई है, बस उसकी बुक का नाम अर्थशास्त्र। जो अभी हम लोग पढ़ते हैं ना इकोनॉमिक्स, वो नहीं था। ये बहुत क्लियर है, आप एकदम ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आपसे पूछेगा क्वेश्चन, ये अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? आपको तुरंत बताना है राजनीति से संबंधित है। कसम खा लेना है, आपका मन करेगा नहीं मैं अर्थव्यवस्था बताऊंगा, नहीं, आपको राजनीति बताना है इसको। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य की प्रकृति का वर्णन किया है। उसने राज्य के 7 अंग बताए हैं। ये 7 अंग स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड या सेना और मित्र, इसे ही सप्तांग कहते हैं। ये लॉ में पढ़ते हैं बहुत सही तरीके से, लॉ में भी पढ़ाया जाता है इसको। इनका बहुत रोल अदा करता है, यानी भारतीय जो लॉ के बारे में, जब इंडियन लॉ के बारे में पढ़ते हैं ना, तो उनके इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, तो ये भी पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ाया जाता है इतिहास, लॉ के बाद लॉ में पढ़ाया जाता है सब चीज़ें। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में बैठा। यहीं से कहानी पूरी बदल गई। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म का अनुयायी जो कौन था? चंद्रगुप्त था। अभी यही जाएगा, श्रवण बेलगोला जाएगा। ये आपको पता था जो स्थूलभद्र कहाँ गए थे? सॉरी, स्थूलभद्र नहीं, भद्रबाहु के जो भाग गए थे। मैंने आपको बताया, पढ़ाया है मैंने आपको, ध्यान से देखिएगा उसको। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। और वो बोलते ना कि अपने आप को उपवास करके बिताया था। एक राजा होकर के इन्होंने धर्म के राह पर चले थे और अपने आप को उपवास से इन्होंने अपने आप को जीवन लीला समाप्त की थी। उनको संलेखना विधि बोलते हैं, संलेखना विधि। कभी क्वेश्चन में आया तो अब तुरंत समझ जाना कि क्या मैं बोल रहा हूँ। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था। 305 ईसा पूर्व में जब आ रहा है तो सेल्यूकस निकेटर कौन आपको पता है? सिकंदर का राजदूत था, सिकंदर का जो है सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उसको हरा दिया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्लेनिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी। अब उनकी जब वो हार जाते हैं, जाहिर सी बात है उस वक्त जब उनकी बेटियां होती थी या कोई भी परिवार में होता उनकी शादी कर देते थे। तो कार्नेलिया की शादी कर दी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये दहेज मिला था चंद्रगुप्त मौर्य को। देखिए ऐसे शादियाँ होती है, दहेज मिलता, पूरा राज्य मिल जाता तो दहेज में। बताइए, काबुल, कंधार, हेरात, मकरान चंद्रगुप्त को मिल गया। अब चंद्रगुप्त को कुछ देगा भाई। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। अब ये भद्रबाहु कौन वाले हैं? जो भाग गए थे वो वाले हैं। 300 ईस्वी के आसपास की बात चल रही है ये। तो 300 ईस्वी में भद्रबाहु तो थे, क्योंकि 300 ईस्वी में अभी जो है जब 12 साल का अकाल पड़ा था, आपको याद, थोड़ा पहले जाइएगा एक बार देखिएगा ध्यान से। 12 साल का जो अकाल पड़ा था ना मगध में, तो भद्रबाहु चले गए थे, श्रवण बेलगोला चले गए थे। वो 12 साल बाद वापस आए थे। तो 305 में अब ये जो चंद्रगुप्त मौर्य ये भी जा रहे हैं वहीं, श्रवण बेलगोला ही लास्ट में जाएंगे। तो वही उन्हीं उज्जैनी गुरु थे भद्रबाहु, उनसे उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली थी, उन्हीं से जैन धर्म से दीक्षा ली थी। आपको इस तरह से पढ़ना है, चीज़ों को समझना है, एक एक चीज़। ठीक है, मैं आपको बताता चल रहा हूँ, बस आपको ध्यान से इसको पढ़ना है। आगे बढ़ते। मेगस्थनीज कौन है? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज अभी भारत में आकर इससे जो बुक ये इसका जो विवरण लिखा गया है ना, विवरण भारत के इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और हर कोई इसको पढ़ता है, मेगास्थनीज को। ये कौन है? सेल्यूकस निकेटर का, जिनकी बेटी का नाम क्या है? कार्नेलिया, जिसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से हो रही है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य से इसको जीत लेते हैं। तो इन्होंने 4 राज्य दे दिया है अपनी बेटी के दहेज में, कंधार, मकरान, सब है 4 राज्य यहाँ पे दिया ना अभी, काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, देख रहे राज्य मिलते थे राज्य बेटियों को। मेगास्थनीज कौन से पुस्तक लिखी? इंडिका। जब भी आपके, अब जैसे अर्थशास्त्र बताया ना मैंने आपको, चंद्रगुप्त लिखा है अर्थशास्त्र, सॉरी विष्णुगुप्त ने लिखा है, जिसको चाणक्य बोलते हैं। इंडिका लिखा है मेगास्थनीज ने, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके कुछ विवरण है, इसमें से विवरण आपके पास नहीं, मैं पढ़ देता हूँ, इसमें वो नहीं, क्वेश्चन नहीं आएगा। बस ये आएगा इंडिका किसने लिखा, इंडिका मेगास्थनीज लिखा हुआ। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते हैं। पाटलिपुत्र के बारे में लिखा उन्होंने कि पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ लकड़ी का बना हुआ है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है। ठीक है, बस ऐसे ही। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एप्पियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में भी दिए थे। प्लूटार्क लिखता है कि चंद्रगुप्त जब सेल्यूकस को हराया था, सेल्यूकस निकेटर को, तो उन्होंने 500 हाथी भी दिया था उपहार में। ठीक है, आप ले लीजिए, क्योंकि अभी शादी करके कारण एक बेटी भी लेकर के आएगा, 4 प्रांत भी लेकर, मकरान, हेरात सब लेके आएगा ना अभी। वो जो 4 प्रांत अभी थे बताए थे आपको, काबुल प्रांत, मकरांत, कौन से? काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, सॉरी काबुल, हेरात, मकरान और काबुल। इस तरह से 4 राज्य उन्होंने वो लेकर के यहाँ पे आएंगे। और चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई है, उपवास द्वारा। अब इनके बेटे आएंगे बिंदुसार। अभी आपको पता है ना, मैंने बिंबिसार पढ़ाया था। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक हैं, याद रखना आपको। मगध के संस्थापक कौन है, आप कमेंट करके बताइए, याद रखिए, कमेंट करके बताइए। और आपका दिमाग जाना चाहिए किधर, जो उनके संस्थापक हैं। कुछ बृहद्रथ करके नाम था, ऐसे कुछ, आप देखिएगा, क्या पता बृहद्रथ मिल जाए आपको, तो कमेंट करिएगा, हिंट कर ही दिया हूँ मैं आपको। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। 298 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। अमित्र घात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। आपसे पूछेगा अमित्र घात नाम से कौन सा शासक जाना जाता है, आपको बोलना बिंदुसार। इसका मतलब होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आप पूछेंगे आप आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, आपको बता, आप बताइए कमेंट करके ना। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन, आपको बताया हूँ मैं कौन है इसके संस्थापक। आप जाइएगा मक्खन खाते हुए, तो आजीवन भर एक ट्रिक था मैंने बनाया था कि आजीवन मक्खन खाना है, तो हो सकता है कुछ मिल जाए आपको, मक्खन वक्खन से मिल जाए तो कमेंट करिएगा। आजीवक संप्रदाय की स्थापना, अरे लिखा ही हुआ है, मक्खली पुत्र गोसाल ने की थी। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। वायु पुराण में अगर आप बिंदुसार को देखोगे तो भद्रसार या वारिसार कहा गया है। स्ट्रैबोन के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजे थे। इससे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल में, और बिंदुसार में कौन आएगा, डायमेकस, ये भी वहीं से आएगा, मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाएगा। ये सीरिया का नरेश था, एंटियोकस ने भेजा था इसको। ठीक है भाई, भेज दो, किसको क्या प्रॉब्लम है, भेज दो। उसके बाद हम देखते हैं कि एथेनियन के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस ने यही इन बिंदुसार से ही मांगा था। बड़ी चीज़, खतरनाक चीज़ थी, एक मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक मांगा था। किससे? एथियन के अनुसार बिंदुसार ने मांगा था। बिंदुसार ने कहा कि भाई
सीरिया का नरेश, इंडियोकस, तुम्हारे यहाँ मदिरा बहुत अच्छा मिलती है, सूखे अंजीर मिलते हैं, और एक दार्शनिक, आपके यहाँ दार्शनिक बहुत है, मुझे भेज दीजिए। तूने तो मदिरा और सूखे अंजीर तो भेज दिया, और दार्शनिक के लिए कहा कि हम दार्शनिक की को मतलब बेचते नहीं, उपहार में नहीं देते हैं। उसने ये करके उसको मना कर दिया था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16वां राज्यों का विजेता बनाया था, 16 राज्यों का विजेता बताया था। ये तारानाथ जो है ना, ये बौद्ध विद्वान है। इनकी 2 बुक्स हैं, कंग्यूर और ऐसे कोई एक करके, और वो आप कमेंट बताइएगा, मैंने आपको पढ़ाया इनके बारे में कि ये जब हम देख रहे, जब विदेशी विवरण देख रहे थे ना पहले ही लेक्चर में, तो वहाँ पे ये है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्य वाली एक मंत्रिपरिषद थी जिसका प्रधान खल्लाटक था। अभी जो सभा हमारे यहाँ है वो हमारे 550 अभी है, जिसे 850 किया जा रहा है। अभी डिलिमिटेशन बिल आया था, उसको गिर गया, कुछ दिन 2-3 दिन पहले की बात थी। और देश में चर्चा हो गया कि आरक्षण बिल को, जो महिला आरक्षण बिल है उसको गिरा दिया गया है, उसके खिलाफ़ लोग जा रहे हैं। जबकि डिलिमिटेशन बिल था, याद रखिएगा, बस उसमें थोड़े से प्रावधान थे महिला बिल के बारे में। जब ये पास होता, महिला बिल पहले ही 2023 में ही पास हो चुका है, अगर आपको याद रहे, अगर याद हो तो आपको ज़रा सा भी, महिला बिल पहले ही पास हो गया। लेकिन क्या ही कहें किसको। ये जो अशोक है ना, अब अशोक के बारे में क्वेश्चन खूब आता है, इसलिए एक सेपरेट वीडियो की ज़रूरत इसके लिए, मैं आपको अगली वीडियो में इसको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको देखिए और एंजॉय करिए, और क्वेश्चन जहाँ से आते हैं, जिस तरह से आते हैं, वो आप बिल्कुल आप ध्यान रखते रहिएगा, आपको क्वेश्चन मिलते जाएंगे वहाँ से, ठीक है। अशोक के बारे में फिर से पढ़ते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं। हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे पता आप नहीं करोगे, लेकिन मैं तो ऐसे ही कहता रहूँगा बार बार। लेकिन हाँ, क्या पता कभी कर ही देंगे, मुझे भरोसा भी आप पे है। मिलते हैं, थैंक यू।